गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 5 के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे और इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, देख लीजिए। परिचय, इसमें हम कार्बनिक यौगिक के जो प्रकार हैं, जिसमें हम मेथिल अल्कोहल को मुख्य रूप से आज पढ़ेंगे। इसके बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण और उपयोग और रासायनिक गुणों का अध्ययन आज हम करेंगे। ये जो कार्बनिक यौगिक है, आधुनिक आवर्त सारणी में हमारे 14th ग्रुप में, 14वें ग्रुप में कार्बन को द्वितीय आवर्त में रखा गया है। और ये जो कार्बन है अपने विशिष्ट गुणों के कारण न केवल रसायन जगत में बल्कि पूरी पृथ्वी पर अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। और इसका ये जो गुण है, यही इसके सबसे ज्यादा यौगिकों के पाए जाने के कारण को बताता है कि कार्बन न केवल हाइड्रोजन के साथ अपितु आवर्त सारणी में पाए जाने वाले जो दूसरे तत्व हैं, जैसे हैलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के साथ भी शीघ्रता से बंधुता स्थापित कर लेता है और विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। तो आज हम जो टॉपिक लिए हैं महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, तो इसमें सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कार्बनिक यौगिक होता क्या है। तो कार्बनिक यौगिक, जैसे देखिए, कार्बनिक यौगिक होने के लिए जरूरी है कि कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ एकल बंध बनाए या डबल बॉन्ड बनाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाए या फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अवश्य उपस्थित रहना चाहिए, तभी उसको हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रही हूं, देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये कार्बनिक यौगिक है? ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कार्बन के साथ कोई भी दूसरा कार्बन परमाणु भी नहीं है और न ही इसके साथ कोई हाइड्रोजन एटम है। तो अतः ये अकार्बनिक पदार्थ है और ये जितने हमने जो पहले उदाहरण लिखे हैं, ये सभी कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। तो ऐसे ही कार्बनिक यौगिकों के बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक होता क्या है। कार्बनिक यौगिक, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एसिटिक एसिड कहते हैं। ये कैसे बना, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसको कहते हैं मेथेन, CH4। अगर हम इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी दूसरे समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें, जैसे मान लीजिए हमने प्रतिस्थापित कर दिया इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह के द्वारा, तो नया बनने वाला जो यौगिक है ये कहलाएगा एसिटिक अम्ल। तो ये जो नया कार्बनिक यौगिक बना है, पहले जो हमने कार्बनिक यौगिक लिया था मेथेन, इसके गुण सर्वथा भिन्न होते हैं नए बनने वाले यौगिक से। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके गुणों में भिन्नता किस वजह से आई? इसका कारण है, इसमें नया जो प्रविष्ट होने वाला जो समूह है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। और ये क्रियात्मक समूह उस कार्बनिक पदार्थ के संपूर्ण गुणों को बदल देता है। जैसे कि ये जो मेथेन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि ये जो एसिटिक अम्ल बना है, ये एक अम्लीय गुण वाला पदार्थ है। अब आगे इसमें हम देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक दो भागों से मिलकर बना होता है। कार्बनिक यौगिक के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग? पहला होता है एल्किल भाग, और दूसरा होता है इसमें क्रियात्मक समूह वाला भाग। तो यहां पर देखिए, मैं ये जो हमने नया क्रियात्मक समूह वाला एक नया कार्बनिक यौगिक बनाया है, इसके मैं दो भाग कर रही हूं इस प्रकार से। तो ये जो एसिटिक अम्ल है, इसका ये जो पहला हिस्सा है, ये कहलाता है एल्किल भाग, और ये दूसरा हिस्सा कहलाता है क्रियात्मक समूह वाला हिस्सा। एल्किल भाग।
अब ये जो दो भाग हैं, इन दोनों भागों के मिलने से एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। और ये जो क्रियात्मक समूह है, जो मूल जो हमने यौगिक लिया था उसके गुणों में ये परिवर्तन ला देता है, और इसी वजह से ये जो नया यौगिक बनता है अपनी विशिष्ट पहचान बना लेता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एल्किल वाला भाग है, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखिए, मेथिल। मेथिल कैसे बना? ये मेथेन से बना। अब कैसे बना ये भी देख लेते हैं। मेथेन का जो सूत्र होता है, मैं इसमें संरचना सूत्र लिख रही हूं, CH4, इसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है, इसको हम RH से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, ये इतना हिस्सा CH3 जो मैंने लिखा, ये R को रिप्रेजेंट करता है और ये एक हाइड्रोजन परमाणु को। तो ये जो पूरा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसको हम RH, एक सामान्य सूत्र है, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर इसमें से ये एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाए तो जो बचा हुआ भाग है इसको हम एल्किल भाग कहते हैं। अब चूंकि ये मेथेन से बना है, मेथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन से बना है, तो ये जो भाग है मेथेन से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे मेथिल मूलक या मेथिल समूह। आप लोग यहां देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो बचा हुआ भाग होता है R, इसको कहते हैं एल्किल। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम एथिल मूलक का, एथिल मूलक का। इसमें हम लेते हैं एथेन, मैंने यहाँ पर अणुसूत्र लिखा है C2H6। इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो जो बचा हुआ भाग है वो होता है C2H5, एथिल मूलक। इसी प्रकार हम कुछ क्रियात्मक समूह के भी उदाहरण देख लेते हैं। ये हमने देखा कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं। पहला भाग एल्किल भाग कहलाता है, जिसमें हमने दो उदाहरण लिया, मेथिल, एथिल। इसके बहुत सारे समूह हैं, पूरी एक सीरीज है इनकी, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल आदि। तो हम यहाँ पर केवल दो उदाहरण ले रहे हैं। अब इसमें अगला जो है क्रियात्मक समूह वाला भाग है, इसको देख लेते हैं। क्रियात्मक समूह में परमाणुओं के नाम देखिए। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये क्रियात्मक समूह के रूप में इनको संयुक्त रूप से हैलोजेंस कहा जाता है। लवण बनाने वाले तत्व हैं ये, हैलोजेंस कहते हैं। तो ये जो सदस्य हैं जब किसी यौगिक में जुड़ते हैं तो इनके नाम को हैलो कहा जाता है। हैलो मीन्स अगर क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो जाएगा, और आयोडीन है तो आयोडो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इसका सामान्य सूत्र भी देख लेते हैं, इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। जैसे अगर क्लोरीन है किसी कार्बनिक यौगिक में तो उसको हम इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, RCl। इसी प्रकार अगर ब्रोमीन है तो RBr, और यदि आयोडीन है तो RI। इसी में दूसरा उदाहरण देखते हैं, ऑक्सीजन परमाणु लेते हैं। ऑक्सीजन परमाणु बहुत सारे क्रियात्मक समूह बनाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हाइड्रोक्सिल समूह, इसी प्रकार एल्डिहाइडिक समूह, इसी में कीटोनिक समूह, ईथर समूह और एसिड समूह, कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। इसके भी कुछ सामान्य सूत्र देख लेते हैं। जैसे ये हो गया एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल। इसी प्रकार एल्डिहाइड, ये कीटोन और ये एसिड। तो आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी जो कार्बनिक यौगिक है इसके दो भाग होते हैं। एक होता है उसका एल्किल वाला भाग और दूसरा भाग होता है क्रियात्मक समूह वाला भाग। प्राचीन काल में जो मनुष्य था
बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का इस्तेमाल किया करता था, जैसे अल्कोहल, सिरका, एल्ब्यूमिन आदि। तो आज हम अपने इस अध्याय में सबसे पहले लेंगे अल्कोहल को। अल्कोहल क्या है, देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को जब हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो बनने वाला नया यौगिक अल्कोहल कहलाता है। इसको देख सकते हैं एक सामान्य सूत्र के द्वारा। ये लिया हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो मैं अभी पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, RH। अब यदि हम इस एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर दें और इसकी जगह हाइड्रोक्सिल मूलक को प्रतिस्थापित कर दें तो बनने वाला यौगिक होगा अल्कोहल। अब हम R की जगह कोई यौगिक ले लेते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। तो जैसे हमने ये ले लिया मेथेन, अगर इस रूप में लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3H, दोनों का मतलब एक ही है, CH4। यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाए और इसकी जगह हाइड्रोक्सिल समूह प्रतिस्थापित हो जाए तो नया बनने वाला जो यौगिक है ये कहलाता है मेथिल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, देखिए फिर से हमने लिया मेथेन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका एक हाइड्रोजन यदि हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जा रहा है, ये माइनस चिन्ह का मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है और प्लस का मतलब है ये हाइड्रोक्सिल समूह उस पर जुड़ रहा है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन के द्वारा ही जो कार्बनिक नए नए गुणों वाले कार्बनिक यौगिक बनते हैं। तो यह हाइड्रोक्सिल समूह प्रतिस्थापित हो जाता है और बन जाता है एक नए गुण वाला मेथिल अल्कोहल। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके प्रकार में हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, यह हाइड्रोक्सिल समूह देख रहे हैं क्रियात्मक समूह है, इसकी संख्या के आधार पर अल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। आप लोग भी लिखिए बच्चों। दूसरा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसका मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहने का मतलब जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 1 हो। इसको आगे मैं और लिख रही हूँ, देखिए स्पष्ट हो जाएगा इससे। अब देखिए जो मोनोहाइड्रिक, मोनो का मतलब होता है 1, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या हो उस यौगिक में केवल 1, वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। आप लोग इसमें देख रहे हैं स्पष्ट रूप से इन दोनों यौगिकों में अलग अलग हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या केवल 1 है, इसलिए ये किसके अंतर्गत रखे गए हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के अंतर्गत रखे गए हैं। दूसरा जो टाइप है डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स का, इसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की जो संख्या है ये 2 होती है। डाई का मतलब होता है 2। इसका एग्जाम्पल देखिए, CH2OH, CH2OH, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या एक ही यौगिक में 2 है, इसलिए ये कौन से प्रकार का अल्कोहल कहलाएगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। तीसरा प्रकार है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का, इसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या होती है 3। इसका एक एग्जांपल लेते हैं ग्लिसरॉल। मैं इसको यहां पर बना रही हूं बच्चों, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मैंने यहां लिखा है 3। इसका एग्जांपल यहाँ CH2OH, CHOH, CH2OH। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं कि यौगिक एक ही है, लेकिन इसमें जो हाइड्रोक्सिल समूह है इसकी संख्या आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 है। तो इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स के अंतर्गत। तो ये हो गया प्रकार, एक बार फिर से देख सकते हैं। जो अल्कोहल्स होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करने से बनते हैं, और ये जो अल्कोहल्स हैं इनको इनमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। इसके एग्जाम्पल हम लोग ने देखा, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या केवल 1 हो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसका उदाहरण है मेथिल अल्कोहल,
अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। इसी प्रकार डाइहाइड्रिक अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या होती है 2 और इसका उदाहरण लिया हमने एथिलीन ग्लाइकॉल। तीसरा देखिए ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या होती है 3 और इसका एग्जाम्पल हमने लिया ग्लिसरॉल। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम इसमें आपको जो अपने अध्याय में मुख्य रूप से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का अध्ययन करना है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे मेथिल अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का अध्ययन आप लोग उच्चतर कक्षाओं में करेंगे। आप लोग को अभी आपके जो कोर्स में है वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो इसमें हम पहला अल्कोहल ले रहे हैं मेथिल अल्कोहल। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। इसका संरचना सूत्र देखिए, इसका संरचना सूत्र में इसका संरचना सूत्र हो गया। इसका IUPAC नामकरण देखिए, ये वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है जिस इस नाम के द्वारा पूरे विश्व भर के वैज्ञानिक उस यौगिक को उस नाम से पहचानते हैं। IUPAC इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC ये तो साधारण नाम हो गया जिसमें मेथिल अल्कोहल कहते हैं हम, इसका साधारण नाम है, लेकिन इसका जो इंटरनेशनल जो नाम है वो है मेथेनॉल। मेथेनॉल इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र कहने का मतलब इस सूत्र के द्वारा इस श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं, जैसे मेथिल अल्कोहल के बाद अगला है एथिल अल्कोहल, फिर प्रोपिल अल्कोहल, फिर ब्यूटिल अल्कोहल। तो इस श्रेणी के सभी सदस्यों का सूत्र हम इस सूत्र में मान रख के ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH। अभी आप कैसे ज्ञात करेंगे ये देख सकते हैं। जैसे n बराबर कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है शून्य को छोड़कर। तो जैसे अगर हम n = 1 रखते हैं तो हमको किस यौगिक का सूत्र मिलेगा ये देख लीजिए। ये हो जाएगा n की जगह 1, H2 2n है तो n की जगह फिर रखेंगे 1, तो 2 × 1 + 1OH। अब इसको पूरा हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, C 2 एकम 2 और 3 CH3OH। ये मेथिल अल्कोहल का सूत्र बन गया। इसी प्रकार एक उदाहरण और ले लीजिए। जैसे अगर हम n = 2 रखते हैं तो यहाँ पर n की जगह आ जाएगा 2, 2 दूनी 4 और 1 5, ये 2 × 2 + 1OH करेंगे हम। इसको हल करने पर ये आएगा हमको C2 2 दूनी 4 और 1 5 H5OH। ये हो गया एथिल अल्कोहल का सूत्र। तो ये जो सामान्य सूत्र है इस परिवार के सजातीय श्रेणी के किसी भी सदस्य का अगर हमको आणविक सूत्र निकालना है तो वो संख्या रख के n बराबर मान रख के 1 2 3 4 हम उस समूह के सदस्यों का अणु सूत्र लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें आगे हम देखेंगे इसकी बनाने की विधि। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में मेथिल अल्कोहल को एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा बनाया जाता है। एल्किल हैलाइड मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आप लोग को जब क्रियात्मक समूह बताया था तो एक उदाहरण लिखा था RCl। ये एक सामान्य सूत्र, ये R की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, मेथिल रख सकते हैं, एथिल रख सकते हैं, प्रोपिल, ब्यूटिल, जो भी एल्किल सदस्य हम चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं अल्कोहल वो रख के उस प्रकार के हम कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एल्किल हैलाइड और लेते हैं कास्टिक क्षार, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। इसके साथ जलीय माध्यम में क्रिया होती है, जलीय माध्यम में क्रिया करवाते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड बन के अलग हो जाता है और हमको अल्कोहल प्राप्त हो जाता है।
तो चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हमने एल्किल लिया था, एक सामान्य सूत्र। अब यहाँ पर पर्टिकुलर एक कार्बनिक पदार्थ लेके इसका निर्माण करते हैं। तो R की जगह हम ले लेते हैं CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड प्लस कास्टिक पोटाश, जलीय माध्यम में अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है मेथिल एल्कोहल, जिसका IUPAC नाम है मेथेनॉल, और बन जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड। देखिए बच्चों, मेथिल ब्रोमाइड का जलीय माध्यम में हमने कास्टिक पोटाश के द्वारा अभिक्रिया करवाने पर हमको मिलता है मेथिल एल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड। यह प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला में हम किसी भी पदार्थ को जब बनाते हैं तो वो कम मात्रा में बनता है, तो इसको अधिक मात्रा में बनाने के लिए इसका औद्योगिक विधि के द्वारा उत्पादन किया जाता है। और औद्योगिक विधि द्वारा उत्पादन जब हम करते हैं मेथिल एल्कोहल का, तो इसके लिए हम लकड़ी का भंजक आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में हम लकड़ी का भंजक आसवन लोहे के रिटार्ट में, लोहे की एक गाड़ी होती है, रिटार्ट का मतलब एक लोहे का एक बक्सा होता है और उसमें लकड़ी के टुकड़ों को भर दिया जाता है और उस समय ताप होता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें वायु की अनुपस्थिति, जैसे हम कई अभिक्रिया कराते हैं वायु की उपस्थिति में, तो इसको हम करवाते हैं वायु की अनुपस्थिति में। इसके लिए वायु आवश्यक नहीं है इस अभिक्रिया के लिए। तो वायु की अनुपस्थिति में 350 डिग्री सेंटीग्रेड में जब लकड़ी का भंजक आसवन किया जाता है तो मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। और इस क्रिया में हमको 4 प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। ये कौन कौन से हैं देख लीजिए। सबसे पहला कास्ट गैसें, भंजक आसवन के बनने के बाद, भंजक आसवन होने के बाद हमको कुछ पदार्थ मिलते हैं, कास्ट गैसें। दूसरा पायरोलिग्नियस अम्ल, पायरोलिग्नियस अम्ल। तीसरा कास्ट टार, टार कहने का मतलब आप लोग जानते होंगे, डामर बोलते हैं ना, तारकोल, वो मिलता है कास्ट टार। और चौथा पदार्थ है कास्ट कोयला, चारकोल जिसे कहते हैं, कोयला, वो प्राप्त होता है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं, चित्र सभी बच्चे बनाएंगे अपनी अपनी कॉपियों में। देखिए, हमने क्या कहा था, लकड़ी को एक लोहे की गाड़ी कह सकते हैं, इसको रिटार्ट, इसमें हम लकड़ी के टुकड़े भर देते हैं इस प्रकार से। ये लकड़ी के टुकड़े भर देते हैं और इसको एक लोहे के कक्ष में इस प्रकार पैक कर देते हैं। ये जो लोहे का कक्ष है, फिर से एक बाहर भट्टी होती है, इस भट्टी में इसको डाल दिया जाता है। ये भट्टी है जहां से ताप मिलता है और लकड़ी का भंजक आसवन होता है। ये है लकड़ी से भरी गाड़ी। ये है लोहे का कक्ष, चैम्बर, जहां पर हमने लकड़ी से भरी हुई गाड़ी को रख दिया है।
ये देखिए यहाँ पर ये व्यर्थ गैसों के निकलने के लिए मार्ग बना होता है। व्यर्थ गैसें, जैसा कि आपने वहां देखा, मैंने 4 प्रकार के पदार्थ दिखाया है आप लोगों को। कास्ट गैसें, तो ये जो गैस बनती है, जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है वो इस मार्ग से बाहर निकल जाती हैं। और ये एक अलग से एक मार्ग बना हुआ, यहाँ पर एक कीप लगा हुआ है। और इस चित्र को देखिए, मैं आगे कंटिन्यू कर देती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमने पदार्थ यहाँ से आगे भेजते हैं, ये कीप के द्वारा होता हुआ एक अलग से एक पात्र होता है, यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है। नीचे में इस पात्र के सबसे नीचे वाले हिस्से में कास्ट टार जमा हो जाता है। भारी होने की वजह से नीचे ये जम जाता है, बैठ जाता है, और ऊपर में एक हल्की द्रव तैरती रहती है। इस द्रव को कहते हैं पायरो लिग्नियस, पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, लोहे के डार्ट में हमने लकड़ी भर के उसको लोहे के कक्ष में डाला, नीचे से भट्टी से ताप उसको मिल रहा है, और इस प्रकार 350 डिग्री ताप पर वायु के अनुपस्थिति में लकड़ी का भंजक आसवन होता है, और इससे कुछ पदार्थ उत्पन्न होते हैं, व्यर्थ गैसें जो है बाहर निकल जाती हैं, और जो पदार्थ मिलता है एक वो पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है। नीचे सबसे नीचे में जमा होता है कास्ट टार, जिसको हम तारकोल या डामर कहते हैं, और इसके ऊपर एक हल्का सा द्रव तैरता रहता है, जिसको हम पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा हमको पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त हुआ। अब ये जो पायरोलिग्नियस अम्ल है, ये कुछ पदार्थों का मिश्रण होता है। कौन कौन से पदार्थ होते हैं इसमें देखिए, एसिटिक अम्ल, दूसरा मेथिल एल्कोहल, तीसरा एसीटोन। सभी कार्बनिक पदार्थ हैं और महत्वपूर्ण उपयोग है इनके। तो ये जो तीनों पदार्थ हमको मिले हैं, ये आपस में मिश्रित अवस्था में रहते हैं। जैसा मैंने देखा भी चित्र में कि जो कास्ट टार है उसके ऊपर एक हल्का द्रव तैरता रहता है, और उस द्रव में ये 3 पदार्थों का मिश्रण होता है। तो देख लेते हैं इसका प्रतिशत मात्रा। एसिटिक अम्ल जो है 8 से 10% मात्रा इसकी उपस्थित होती है कुल पायरोलिग्नियस एसिड में। मेथिल अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा होती है 3 से 4%, और एसीटोन की प्रतिशत मात्रा होती है 5 से 10%। तो हमको क्या चाहिए? मेथिल अल्कोहल, क्योंकि हमने मेथिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए लकड़ी का भंजक आसवन किया था। तो मेथिल अल्कोहल को अब इस मिश्रण से हम कैसे अलग करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पायरोलिग्नियस अम्ल है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, पायरोलिग्नियस अम्ल, इसमें हम डाल देते हैं चूने का पानी। चूने का पानी मिला देते हैं। तो क्या होता है, चूने का पानी डालने से, चूने का पानी मतलब इसका रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जो एसिटिक अम्ल है ये चूने के पानी के साथ क्रिया कर लेता है। देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र, और इसमें हम डाल देते हैं चूने का पानी। तो ये बना लेता है कैल्शियम एसीटेट। ये थोड़ा सा गलत हो गया।
कैल्शियम एसीटेट बन जाता है और पानी बन जाएगा। ये पानी बन जाता है। तो इस प्रकार ये जो मिश्रण है इसमें से एसिटिक एसिड कैसे अलग हो गया, चूने का पानी डालने पर कैल्शियम एसीटेट बनाकर ये अलग हो जाता है। अब बच जाते हैं दो पदार्थ, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। तो इसका हम क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं। प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं? प्रभाजी आसवन का मतलब होता है जिसमें प्रभाजों में अलग अलग खंड में हम किसी पदार्थ का आसवन करते हैं और इसमें जो कम क्वथनांक वाला पदार्थ होता है वो पहले उबलता है, उसकी वाष्प पहले प्राप्त होती है और उसको हम फिर ठंडा करके शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, और जिसका क्वथनांक अधिक होता है वो उसके बाद उबलता है। जैसे मेथिल अल्कोहल का क्वथनांक 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये पहले उबलता है। तो हमने दोनों पदार्थों का मिश्रण को प्रभाजों में भर देते हैं, उसके बाद उसको गर्म करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, तो वो ताप पर वो उबल के गैसीय अवस्था में आने लगता है। सबसे पहले कौन उबलता है? मेथिल अल्कोहल। तो इसकी वाष्प हमको पहले मिल जाती है, और जो प्रभाजी आसवन जो फ्लास्क का हमने लिया था उस फ्लास्क के नीचे पड़ा रह जाता है एसीटोन। तो इस प्रकार एसीटोन और मेथिल अल्कोहल दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो हमने दो विधियां देखी मेथिल अल्कोहल बनाने की, एक तो प्रयोगशाला विधि जिसमें हमने एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से बनाया था, और दूसरा है लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा। अब हम देखेंगे इसके भौतिक गुण। भौतिक गुणों में जो मेथिल अल्कोहल है रंगहीन, इसके भौतिक गुणों में पहला देखिए, रंगहीन, अल्कोहलिक गंध जैसी अल्कोहलिक गंध वाला द्रव है। रंगहीन मतलब इसका कोई रंग नहीं, जैसे पानी होता है ऐसे ये भी कलरलेस होता है, और इसमें अल्कोहलिक गंध वाला कहने का मतलब जैसे अल्कोहलों की एक विशिष्ट गंध होती है वो गंध इसमें पाई जाती है। दूसरा इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक होता है 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड। विषैला होता है, प्रकृति में जहरीला है, विषैला है। और ये जल और अन्य कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है, विलेय होता है, आसानी से घुल जाता है। देखिए एक बार फिर से, मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुणों में ये रंगहीन अल्कोहलिक गंध वाला द्रव होता है, द्रव तरल अवस्था में होता है। क्वथनांक 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलता है। क्वथनांक क्या है आप लोग जानते हैं, वो बिंदु, वो ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगता है, या कहें कि कोई द्रव या ठोस अपने पहली अवस्था को छोड़कर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगता है। फिर से देखिए एक बार, क्वथनांक वो बिंदु है किसी पदार्थ का जिस ताप पर वो उबलने लगता है और उस समय उसके वाष्प दाब का जो मान है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो ये इसका क्वथनांक है 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी प्रकृति विषैली होती है, जहरीला होता है ये, और घुलनशील मतलब जल में और अन्य कार्बनिक विलायकों में आसानी से ये घुल जाता है। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। मेथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणों के अंतर्गत हम देखेंगे धातुओं से क्रिया। तो पहला देखते हैं सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु के साथ क्रिया मेथिल अल्कोहल की। सोडियम धातु से क्रिया करके ये बनाता है सोडियम मेथॉक्साइड। इसको कहते हैं सोडियम मेथॉक्सी। ये जो CH3O समूह जो देख रहे हैं इसको मेथॉक्सी समूह कहा जाता है। तो इसका पूरा नाम होगा सोडियम मेथॉक्साइड, और बन जाता है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। देख लीजिए, मेथिल अल्कोहल की हम सोडियम धातु के साथ कमरे के ताप पर अभिक्रिया करवाते हैं, मतलब इसको अलग से ताप देने की आवश्यकता नहीं है। कमरे के ताप पर ही अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो तुरंत ही रिएक्ट कर जाता है, इसकी क्रिया हो जाती है और ये सोडियम मेथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। दूसरी अभिक्रिया देखें इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ।
मेथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसमें हम लेते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल हमने लिया है ये निर्जली कारक होता है और अभिक्रिया में जो जल उत्पन्न होता है अभिक्रिया के अंत में उस जल को ये सोख लेता है। इसके 2 अणु लेंगे हम और ये बन जाएगा आपका डाइमेथिल ईथर। पानी और अभिक्रिया के अंत में H2SO4 अपरिवर्तित बचा रहता है क्योंकि यहाँ पर जो H2SO4 हमने लिया है ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है और उत्प्रेरक की विशेषता क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और अभिक्रिया के अंत में स्वयं अपरिवर्तित बचे रहते हैं। तो देखिए एक बार मेथिल अल्कोहल के 2 अणु लिया हमने, सांद्र H2SO4 से यहाँ पर लिख देते हैं, सांद्र H2SO4 से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। ये एक निर्जली कारक है सल्फ्यूरिक अम्ल और इससे हमको मिलता है डाइमेथिल ईथर, पानी बनता है और H2SO4 फिर से मुक्त हो जाता है। इसके बाद देखेंगे अगले रासायनिक गुणों में एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया। मेथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये मेथिल अल्कोहल, ये एसिटिक अम्ल, देख लीजिए एसिटिक अम्ल, इसके साथ क्रिया करके ये बनाता है मेथिल एसीटेट, CH3COO CH3 और जल का एक अणु बन जाता है। इसका रासायनिक नाम है मेथिल एसीटेट और इसी को कहते हैं एस्टर। ये 3 इसके रासायनिक गुण का अध्ययन हमको इस अध्याय में करना था। मेथिल अल्कोहल की सोडियम धातु से क्रिया में सोडियम मेथॉक्साइड बनता है कमरे के ताप पर और मेथिल अल्कोहल जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो डाइएथिल ईथर बनता है और मेथिल अल्कोहल की क्रिया जब एसिटिक एसिड से करवाई जाती है तो मेथिल एसीटेट बनता है या इसको हम एस्टर कहते हैं। इसके बाद देखेंगे इसके उपयोग में बहुत सारे उपयोग हैं मेथिल अल्कोहल के। तो पहला उपयोग है इसका विलायक के रूप में। बहुत सारी अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है घोलने के लिए कुछ पदार्थों को। कुछ पदार्थ कार्बनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, उनको घोलने के लिए विलायक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, ये फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड जैसे कुछ कार्बनिक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी उपयोग में लाया जाता है और इसका उपयोग एंटी फ्रीजिंग पदार्थ के रूप में मोटर गाड़ियों के रेडिएटर में किया जाता है। अब एंटी फ्रीजिंग पदार्थ के रूप में इसका जो उपयोग है ये ठंडे प्रदेशों के लिए, ठंडे प्रदेशों में जो गाड़ियों के रेडिएटर्स में जो पानी भरा होता है वो जम जाता है। अगर जम जाएगा रेडिएटर में भरा हुआ पानी तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, तो इसके लिए क्या करते हैं, पानी के साथ में थोड़ा सा मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है जिससे पानी का हिमांक गिर जाता है और जो पानी है वो जम नहीं पाता है। 0 डिग्री तापमान से भी नीचे तापमान पे भी वो जम नहीं पाता और इस प्रकार गाड़ी जो है चल पाती है। तो इसके उपयोग में फिर से एक बार देखिए, मेथिल अल्कोहल का उपयोग विलायक के रूप में, बहुत महत्वपूर्ण जो कार्बनिक यौगिक हैं जैसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड आदि के निर्माण में, और एंटी फ्रीजिंग पदार्थ के रूप में रेडिएटर्स में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम अगला अल्कोहल लेंगे, एथिल अल्कोहल। इसी श्रेणी का दूसरा सदस्य है एथिल अल्कोहल। ये मैंने अणुसूत्र लिखा है एथिल अल्कोहल का। इसका रासायनिक नाम एथिल अल्कोहल है, यहाँ पर लिख दे रही हूं मैं रासायनिक नाम एथिल अल्कोहल। इसका IUPAC नाम देख लीजिए, जैसा हम मेथनॉल के लिए देखे थे मेथिल अल्कोहल के लिए, इसका नाम होता है एथेनॉल। इसका भी सामान्य सूत्र, जिस सूत्र के द्वारा हमने मेथिल अल्कोहल को प्रकट किया है वही सूत्र, क्योंकि श्रेणी के सभी सदस्यों के लिए वही सूत्र इस्तेमाल होता है जिसके द्वारा हम उसके अणुसूत्र को ज्ञात कर सकते हैं। CnH2n+1OH। इसका संरचना सूत्र देख लीजिए, संरचना सूत्र एथिल अल्कोहल का। 2 कार्बन है इसमें और कितने हाइड्रोजन हैं, 5। ये इसका संरचना सूत्र है।
रासायनिक नाम एथिल अल्कोहल, IUPAC नाम एथेनॉल, सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH और संरचना सूत्र है इसका CH3CH2OH। एथिल अल्कोहल प्राचीन काल में आप लोगों ने सुना होगा सोमरस अल्कोहल उसका मुख्य घटक था एथिल अल्कोहल, जो पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो वो जो सोमरस है, जो वेदों में वर्णित है सोमरस, उसका मुख्य अवयव जो था एथिल अल्कोहल था। तो आइए देखते हैं इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में वही विधि जैसा हमने मेथिल अल्कोहल के लिए देखा है, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन के द्वारा। तो देखते हैं, इसमें हम ले लेते हैं एल्किल हैलाइड के रूप में एथिल क्लोराइड, और इसमें हम लेते हैं कास्टिक क्षार KOH, और जलीय माध्यम में हो रहा है चूंकि अपघटन, तो ये बनाता है C2H5OH प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड, और ये बन जाता है एथिल अल्कोहल। इसी प्रकार आप दूसरा हैलाइड भी ले सकते हैं, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी ले सकते हैं, C2H5Br प्लस कास्टिक पोटाश, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जलीय माध्यम में अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है C2H5OH प्लस KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। ये प्रयोगशाला विधि है। और औद्योगिक पैमाने पर इसका उत्पादन, अब औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन क्यों किया जाता है? क्योंकि हमको जब उसकी बहुत अधिक मात्रा में जब आवश्यकता पड़ती है, उसकी उपयोगिता को देखते हुए, तो हमको उसका औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन करना पड़ता है। तो औद्योगिक उत्पादन के लिए किण्वन की विधि सबसे ज्यादा प्रचलित है, और ये पुराने समय से इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता रहा है। किण्वन को हम क्या साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कह देते हैं? सड़ाने की प्रक्रिया, किण्वन। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। किण्वन जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइम्स की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों में धीमी गति से होने वाला विघटन किण्वन कहलाता है। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइम्स की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों में धीमी गति के द्वारा विघटन किण्वन कहलाता है। एक्चुअल में ये फर्मेंटेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। ग्रीक भाषा में फर्मा का मतलब होता था, फर्मा मीन्स टू बॉइल, मतलब जिस पात्र में किण्वन की प्रक्रिया करवाई जाती थी उस पात्र से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। तो दूर से देखने पर वो ऐसा लगता था कि पात्र में कोई पदार्थ उबल रहा है। तो उसी नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया फर्मेंटेशन प्रोसेस। आगे इसमें देखेंगे हम एथिल अल्कोहल बनाने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, तो इसमें कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं। तो दो प्रकार के एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है जब हम एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। एक तो मिलता है हमको ईस्ट से, ईस्ट खमीर कहते हैं हिंदी में, फफूंद है एक प्रकार का, और दूसरा हमको मिलता है जौ से, अन्न है एक प्रकार का जौ। तो ईस्ट से प्राप्त होने वाले एंजाइम कौन कौन से? देखिए इसमें शॉर्ट में आप इसका नाम याद कर सकते हैं, जिम, ZIM, ऐसा नाम याद रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो क्या है आपको परीक्षा में भूलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसका देखिए पूरा मैं लिख रही हूं। Z से होता है जाइमेज, I से इनवर्टेज, और M से माल्टेज। जाइमेज, इनवर्टेज, माल्टेज, ये तीन प्रकार के एंजाइम्स हमको किससे प्राप्त होते हैं? ईस्ट, खमीर की कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है। दूसरा है जौ, अनाज है, इससे हमको मिलता है डायस्टेज एंजाइम, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमको एथिल अल्कोहल का
का निर्माण करना है तो इसके लिए हम 2 प्रकार के पदार्थों से इसका निर्माण कर सकते हैं। वो 2 प्रकार के पदार्थ कौन से हैं? एक तो है गन्ने का शीरा और दूसरा है स्टार्च युक्त पदार्थ। स्टार्च युक्त पदार्थ आप लोग जानते हैं, जैसे आलू है, चावल है, मक्का है, इसमें स्टार्च, चुकंदर, शकरकंद, इसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है। तो हम दोनों पदार्थों से एथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो हमको अपने अध्याय में पढ़ना है शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। ये देखते हैं, ये शीरा, जब हम फैक्ट्री में गन्ने से शक्कर बनाते हैं, शक्कर के क्रिस्टल जब पृथक कर लिए जाते हैं उस विलयन से, तो अंत में एक गाढ़ा पीले रंग का मटमैला सा एक द्रव बचता है। उस द्रव को क्या कहते हैं? शीरा कहते हैं। तो ये जो शीरा है, इससे हम एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के आधार पर ही हम शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए वो आवश्यक बातें क्या क्या हैं जिससे हम शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। पहला है तनुकरण। हमने शीरा लाया है, काफी गाढ़ा रहता है, बहुत गाढ़ा रहता है ये, तो इसका तनुकरण आवश्यक हो जाता है। ये तनुकरण हम करते हैं 8 से 10% इसको हम तनु करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे 10 भाग हमने शीरा लिया है तो उसमें 90 भाग हम पानी मिलाएंगे, ठीक है? तो ये तनु हो जाता है। अब तनुकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तनुकरण हम इसलिए करते हैं कि किण्वन की जो प्रक्रिया है केवल तनु माध्यम में ही अच्छे से संपन्न हो सकती है। दूसरा, शीरे का हमने क्या किया? तनुकरण किया। दूसरा, अब इसमें हम मिलाते हैं क्रम से चलते हैं। इसमें हम मिलाते हैं कुछ लवण, जैसे अमोनियम सल्फेट या फॉस्फेट, कोई भी लवण मिला सकते हैं। इस लवण को मिलाने के पीछे क्या कारण है? इस लवण को मिलाने से ये जो ईस्ट जब हम डालेंगे तो वो ईस्ट इस लवण को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। कहने का मतलब है इसके उपस्थिति में ईस्ट की वृद्धि अच्छे से होती है और किण्वन की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रहती है। तीसरा पदार्थ इसमें हम मिलाते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का कार्य क्या है? इसमें इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ मात्रा डालने से जो हानिकारक बैक्टीरिया वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं, जो किण्वन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, उन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम थोड़ी सी मात्रा तनु H2SO4 की डाल देते हैं। इसके बाद अंत में हम मिलाते हैं ईस्ट का 5% विलयन। ईस्ट को अच्छे से कुचल के, पीस कर कहना चाहिए, पानी में मिला देते हैं। 5 भाग ईस्ट में 95 भाग पानी मिला के उसका विलयन होता है, उसको छान लेते हैं और जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम इस गन्ने के शीरे वाले विलयन में डाल देते हैं। अब ये पूरा मिक्स हो गया, सारा चीज तनु विलयन हो गया। 8 से 10% तनु कर लिया हमने गन्ने के शीरे को। फिर उसमें अमोनियम सल्फेट मिलाया जो जीवाणुओं के भोजन का ईस्ट के भोजन का काम करता है। फिर हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला और ईस्ट का 5% विलयन डालते हैं। और ये जो पूरा विलयन है इसको बड़ी बड़ी टंकियों में भरकर 25 से, देख लीजिए, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 2 से 3 दिन के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब इसमें जो है किण्वन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हमने क्यों लिखा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड? ये वो ताप है जिस पर ईस्ट जीवित रह पाते हैं। अगर इससे अधिक होगा ताप तो भी वो सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगा और इससे कम होगा तो भी नहीं कर पाएगा। तो एक उपयुक्त ताप जो होता है किण्वन की प्रक्रिया के लिए वो होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ताप पर किण्वन की प्रक्रिया सुचारू रूप से होती है और 2 से 3 दिन के बाद हमको मिलता है एथिल अल्कोहल। ये महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत इसमें हमको एथिल अल्कोहल भी पढ़ना है। एथिल अल्कोहल, इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि, और किण्वन। तो इस प्रकार शीरे के इस विलयन को 2 से 3 दिन तक छोड़ देते हैं और किण्वन की प्रक्रिया जो है 2 से 3 दिनों में पूर्ण हो जाती है। और इस प्रकार ये जो क्रिया है ये 2 चरणों में पूर्ण होती है।
अल्कोहल बनने की क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है और इस प्रकार जो हमको विलयन प्राप्त होता है वो उसमें जो अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा है ये होती है 10%। 10% अल्कोहल इसमें उपस्थित होता है और ये जो विलयन हमको मिलता है इसको कहते हैं वाश। वास्तव में ये अनासुत मदिरा है, अनडिस्टिल्ड है, अशुद्ध है। धन्यवाद बच्चों।